जो हमारा सेकंड चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इसमें हम ये देखेंगे कि पहली बात तो इसमें जो मैप आपको दिया हुआ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें राष्ट्रकूट, चामांस, कलिंगा, गंगा, उत्कल, उत्कल वाला एरिया देखिए, जो उड़ीसा वाला एरिया उसको उत्कल कहा गया है, चेराज, ये मैप एक बार आप देख लेना। और इसके अलावा आपको इसमें बताया गया है कि जो सामंत हुआ करते थे वो अपने लिए महासामंत, महामंडलेश्वर इस तरह के टाइटल्स यूज़ करते थे। महामंडलेश्वर का मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, यानी कि एक देवता के रूप में उसको बताया गया है। और उसके बाद में यहाँ जो है राष्ट्रकूट जो है दक्कन एरिया में थे, उसकी बात हो रही है। अब ये देखिए इसमें एक लाइन ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटक। इन्होंने क्या किया था, जो चालुक्याज थे कर्नाटक में उनको उनके ऊपर जीत हासिल की थी। और दंती दुर्ग जो है ये एक राष्ट्रकूट चीफ थे, यानी कि राष्ट्रकूट जो है राष्ट्रकूट उससे थे डायनास्टी से। और ओवरथ्रो इस चालुक्य ओवरलोड एंड इन्होंने क्या किया, चालुक्याज के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश किया था। और इन्होंने एक रिचुअल करवाया था हिरण्यगर्भ, जिसको गोल्डन वॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट से थे, चीफ थे राष्ट्रकूट डायनास्टी के। और इन्होंने हिरण्यगर्भ नाम का एक जो है रिचुअल करवाया था, जिसका मतलब होता है गोल्डन वॉम्ब। उसके बाद में ये फिर प्रतिहार, हरिचंद्र और उनके बारे में बताया गया कि ये ब्राह्मण थे, उसके बावजूद भी लेकिन इन्होंने किंगडम को संभाला था। उसके बाद में त्रिभुवन चक्रवर्ती, इनका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। फिर है महाराज, अधिराज, ग्रेट किंग, इस तरह के टाइटल्स यूज़ किए गए बाद में। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से कैटल कीपर्स, आर्टिशंस जो हुआ करते थे, इनसे जो है रिसोर्सेज लिए जाते थे और रेंट देना होता था इन लोगों को। 100 टैक्सेस की बात की गई है, एक इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। उसके बाद में प्रशस्ति आपको मैंने बता ही दिया है कई बार कि प्रशस्ति क्या होती हैं। फिर उसके बाद में नागभट्ट का एक ये प्रशस्ति है, इसको एक बार रीड कर लेना आप लोग जल्दी जल्दी से, और हाईलाइट करते हुए पढ़ना है आपको, ताकि वो चीज़ें आगे के लिए भी आपके लिए ईजी हो जाए। जब भी आप पढ़ें तो ये चीज़ें आपको सामने ही नज़र आए। हाईलाइट करके पढ़ने की हैबिट बनाइए अपनी। फिर है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। फिर यहाँ पर ये बात हो रही है कि प्राइज एरिया जो है कन्नौज, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में गंगा वैली के पास में, उसकी बात हो रही है। और रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनास्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। अब देखो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनास्टी जो थी, इनके आपस में लड़ाई हुई थी कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है ट्रिपार्टिट स्ट्रगल क्या था, तो ट्रिपार्टिट स्ट्रगल था कि कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनास्टीज के बीच में वॉर या फाइट या बैटल हुआ था। दैट इज़ द ट्रिपार्टिट स्ट्रगल, ठीक है। उसके बाद सुल्तान महमूद गजनी जो है ये अफ़गानिस्तान में रूलर था 997 से लेकर 1030 तक, और इसने अपने कंट्रोल को सेंट्रल एशिया तक फैलाया और ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक इंडिया के पहुंच गया ईरान से होते हुए। और इसने बाद में सोमनाथ जो टेम्पल है गुजरात में, उस पर अटैक भी किया वेल्थ के लिए, ठीक है। और इसने अपना कैपिटल सिटी भी बनाया इसको गजनी ने। उसके बाद में किताब अल हिंद के बारे में बात हो रही है, जो कि अल बिरूनी ने लिखी थी बच्चों, और बाद में इसको संस्कृत में भी ट्रांसलेट किया गया था। उसके बाद में चहमनाज जो थे उनको चौहान्स के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें आपको बस ये जानना ज़रूरी है कि चौहान्स का जो वॉर हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, और 1192 में इसको हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। उसके बाद एक मैप और दिया है इसमें, जैसे कि चालुक्याज हैं, कलिंग है, चोलाज हैं, इनके बारे में बताया हुआ है। फिर है उरैयूर और तंजावुर। फिर उरैयूर और तंजावुर की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए मुट्टरियार जो हैं इन्होंने कावेरी डेल्टा वाले एरिया की बात कर रहे हैं, पावर कंट्रोल किया हुआ था अपना। निशुम्भ सुदीनी मैंने मंदिर बताया था, इसके आसपास तंजावुर जो है वो बसाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद है
टेम्पल्स और जो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात हुई है। गंगाईकोंडा चोलपुरम और तंजावुर में राजराजा और राजेंद्र जो थे, इन दोनों ने स्कल्पचरल मार्वल्स करवाए, यानी कि बड़े बड़े मंदिर बनवाए, स्कल्पचर्स बनवाए। ये मंदिर का एग्जाम्पल गंगाईकोंडा चोलपुरम का दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ एक मूर्ति दिखाई गई है, चोला ब्रॉन्ज की है। चोला पीरियड में ब्रॉन्ज की सबसे ज़्यादा स्कल्पचर्स बनाई गई थी बच्चों, ठीक है। एग्रीकल्चर इरिगेशन में भी चेंजेस देखे गए, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फर्टाइल सॉइल जो है वो जमा हो जाती थी, डिपॉजिट हो जाती थी नदी के किनारे पर, और वो बहुत एरिया फर्टाइल होता था, वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता था, कल्टीवेशन की जाती थी राइस की, ठीक है। उसके बाद है जो फॉरेस्ट थे वो साफ़ कर दिए गए बाद में, और डेल्टा रीजन जो था वहाँ पर कैनाल्स जो है फ्लड वगैरह आने के चांस रहते थे, तो कैनाल्स वगैरह बनाए गए जिससे कि रोका जा सके। जैसे ही दिख रहा है आपको, ये एक भी दिखाया हुआ है जिससे कि पानी को रोकने की कोशिश की जा सके। उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अम्पायर, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, इसको पढ़ लेना। नाडू क्या था? नाडू जो है वो ग्रुप ऑफ सच विलेजेस जो है लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू, यानी कि जो गांव का बड़ा ग्रुप होता था उसको हम क्या कहते थे? नाडू। उसके बाद वेल्लाल जो थे वो बड़े किसानों को कहा जाता था, और नाडू के ऊपर इनका कंट्रोल होता था। और चोला किंग्स जो थे, इन्होंने बाद में मुवेंदवेलन जो है ये टाइटल का यूज़ किया। कुछ लैंड ओनर्स को इन्होंने टाइटल दिया, बड़े लैंड ओनर्स को, वेलान और पेजेंट सर्विंग 3 किंग्स, यानी कि ये 3 किंग्स को क्या करते थे? सर्व किया करते थे। अरैयार चीफ हुआ करते थे एज मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड दैम विद इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट। ही छोड़ दो। फिर ये टाइप्स ऑफ लैंड पढ़ लेना, जैसे कि चोला इंस्क्रिप्शन में लैंड के अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। एक है वेल्लान वेगई, जिसका मतलब होता है लैंड जो कि नॉन ब्राह्मण्स पेजेंट्स को दी जाती थी। ब्रह्मदे जो कि ब्राह्मण को गिफ्ट में दी जाती थी। शालभोग जो कि स्कूल चलाने के लिए दी जाती थी। देवदान या तिरुना मुत्तकनी, ये एक मंदिर के लिए दी जाने वाली लैंड हुआ करती थी। और एक होती थी पल्ली चंदम, ये जो है ये जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाने के लिए दी जाती थी। तो ये आप लैंड के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ये जीके में भी पूछा जाता है। ब्रह्मदे मैंने बता ही दिया, ब्रह्म यानी ब्राह्मण और दे मतलब देना, यानी ब्राह्मण को दी जाने वाली लैंड को ब्रह्मदे कहा जाता था, ठीक है। ब्राह्मण जो है वो कावेरी वैली के आसपास बसने लगे थे। और जो इसके बाद में ये बताया गया कि जो ब्रह्मदे थे, ठीक है, वो जो है ब्राह्मणों की जो लैंड होल्डर्स थे उनकी सभा को प्रोमिनेंट करने लगे। और उसके बाद में यहाँ पर तमिलनाडु इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर चिंगलेपुत्र डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ से कुछ डिटेल्स मिली हैं जिनसे कि पता चलता है कि सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी, और उसमें इरिगेशन के वर्क को लेकर, गार्डन टेम्पल्स इनको लेकर डिस्कशन हुआ करता था। कमिटीज़ भी बनाई जाती थी, ठीक है। और पाम लीफ के ऊपर एक टिकट जो है वो बनाई जाती थी, और उसको लेकर जो है आगे उससे ही सारी चीज़ें गो थ्रू की जाती थी। उसके बाद है, बस ये इतना ही है इस चैप्टर में। अब ये देखिए बच्चों, हमारा 3rd चैप्टर है द दिल्ली सुल्तान्स। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी देख लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल जो है वो तोमर राजपूत्स ने बनाया था, और जो है जिसको बाद में हराया गया था 12th सेंचुरी में चौहान्स, यानी अजमेर के जो चौहान्स थे उनके द्वारा। और इट वाज अंडर द तोमर्स एंड चौहान, यानी दिल्ली जो है वो तोमर्स और चौहान्स के अंडर में रही, और कमर्शियल सेंटर के रूप में। ये आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है कि दिल्ली को कई बार उजाड़ा गया, कई बार बसाया गया, और दहलीवाल नाम से जो है सिक्के चलाए गए थे, जो है दहलीवाल आपको याद रखना है, कॉइन्स चलाए गए थे इस नाम से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है 30th सेंचुरी से, ठीक है। ये मैप दिखाया हुआ है यहाँ पर साइड में। फिर उसके बाद रूलर्स ऑफ दिल्ली आप देखिए, राजपूत डायनास्टी में तोमर्स आए, जिनमें सबसे पहले एक ही राजा थे अनंगपाल, और चौहान्स में थे पृथ्वीराज चौहान, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आए टर्किश रूलर्स, जो कि जिनमें सबसे पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको गुलाम वंश या गुलाम डायनास्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था,
ठीक है, स्लेव डायनास्टी भी कहते हैं इसीलिए इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आया, उसकी बेटी थी रज़िया, और उसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन। फिर इनके ख़त्म होने के बाद आए खलजीज़। खलजीज़ में जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। तुगलक डायनास्टी आई, उनमें आया गयासुद्दीन, फिर आया मोहम्मद, फिर आया फिरोज शाह। फिर सैयद खिज़्र खां आया, मेन यही था, इसी ने इस्टेब्लिशमेंट किया था। लोदीज़ में बहलोल लोदी आया। ठीक है, उसके बाद है आपको ये पता होना चाहिए कि तवारीख क्या होता है। ये आपसे बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तवारीख जो है बच्चों, ये द रिटन इन पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द दिल्ली सुल्तान, यानी कि जो दिल्ली सुल्तान की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, पर्शियन। और तारीख होती है, हिस्ट्री जब लिखी जाती है तो उसको जब सिंगल होती है तो तारीख है, जब बहुत सारी एक साथ लिखी जाती है दैट इज़ द तवारीख। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तवारीख को लिखने की प्रोसेस दिखाई हुई है पूरी, किस तरीके से लिखा जा रहा है तवारीख को। ऑथर ऑफ तवारीख वर लर्न मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट्स एंड कोर्टियर्स who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। यानी कि जो तवारीख लिखने वाले लोग थे वो थे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कॉर्टियर्स, यानी कि राजा के कोर्ट में जो हुआ करते थे। ठीक है, और वो रूलर को एडवाइस भी करते थे इसी के रिगार्डिंग। फिर है फ़क्र ए मुदब्बिर, ये 13th सेंचुरी में एक बताया गया है, इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। फिर है बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन की बात हुई है। बर्थ राइट क्या होता है बच्चों, जब किसी व्यक्ति को बचपन से ही स्पेशलाइजेशन फील कराया जाने लगता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, तो दैट इज़ द बर्थ राइट। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव दैट नॉबल्स इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टन फैमिलीज़, यानी कि कुछ लोगों को नॉबल इनहेरिटेंस मान लिया जाता है क्योंकि उनका जन्म उस घर में हुआ है जो कि स्पेशल माना गया है। तो बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस की बात हो रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर का नाम क्या था, या रज़िया के फादर का नाम क्या था। तो इल्तुतमिश उसके फादर थे और रज़िया इल्तुतमिश की बेटी थी। और मिनाज सिराज जो इनके टाइम में एक क्रॉनिकलर जो लिखा गया, क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनाज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल। मिनाज सिराज ने लिखा है कि वो बहुत ही एबल थी, क्वालिफाइड थी अपने भाइयों से ज़्यादा, लेकिन उसको क्वीन देखकर कोई भी खुश नहीं था और उसने इसीलिए 4 साल बाद अपने पद से अपना सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, अब व्हाट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रज़िया, मिनाज सिराज क्या सोचता था, ये आप एक बार जेंडर डिस्टिंक्शंस भी देख लेना। उसके बाद ये गैरिसन टाउन बताया हुआ है, मैंने आपको समझाया था गैरिसन टाउन क्या होते हैं। ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, जब सोल्जर्स को चारों तरफ किले के चारों तरफ खड़ा कर दिया जाता है सेफ्टी के लिए, उसको कहते हैं गैरिसन टाउन, यानी कि सेटलमेंट होता है, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता है सोल्जर्स के साथ। हिंटरलैंड होता है ऐसी सिटी या पोर्ट, ऐसी सिटी जो है ऐसी लैंड जो कि किसी पोर्ट के आसपास या जहाँ पर गुड एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाती है उसके आसपास वाली जगह हिंटरलैंड कहलाती है। तो हिंटरलैंड जो है ये, और गैरिसन टाउन आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो है मोहम्मद तुगलक राइन 150 ईयर्स, उसका जो मोहम्मद तुगलक का टाइम था 150 साल तक का रहा, सबसे लंबा टाइम पीरियड माना जाता है मोहम्मद तुगलक का, तुगलक्स में। उसके बाद में ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में बताया हुआ है। ये मस्जिद में मैंने आपको ये वर्ड बताए थे, मस्जिद एक अरेबिक वर्ड है जो कि मॉस्क इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक, और इसका मतलब होता है वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट इन रेफरेंस टू अल्लाह, जहाँ पर वो अल्लाह को याद करते हैं वो मस्जिद अरेबिक में और इंग्लिश में मॉस्क कहलाती है। ठीक है, और कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क मस्जिद जामी और जामा मस्जिद, जहाँ पर बड़े लेवल पर लोग इकट्ठे होते हैं उसे जामा मस्जिद कहते हैं। जब लोग प्रेयर करते हैं अल्लाह से उसको नमाज कहते हैं। और जो लीडर होता है, जो लर्न करवाता है, सारी चीज़ें बताता है, वो इमाम कहलाता है। और जो पढ़ा जाता है शुक्रवार की नमाज में उसको कहते हैं खुतबा। और जब मक्का की तरफ फेस करके नमाज पढ़ी जाती है उसको कहते हैं किबला। ठीक है, इंडिया के वेस्ट में जो है वो हमारा मक्का पड़ता है, तो उसी को किबला, जब हम उस तरफ मुँह करके बैठते हैं और प्रेयर करते हैं दैट इज़ द किबला। ठीक है, उसके बाद है
अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक्स। फिर इसमें आप बंदगाह पढ़ लेना एक बार, बंदगाह जो थे वो क्या थे। ठीक है, इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगाह, यानी इल्तुतमिश ने अपने कुछ स्पेशल स्लेव्स जो लेकर आया था वो मिलिट्री सर्विस में, उनको बंदगाह कहा गया था। ठीक है, और पर्शियन में। और उसके बाद में यहाँ पे ये बताया गया है कि क्लाइंट कौन होते हैं, समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के प्रोटेक्शन के अंडर में होता है या किसी पर डिपेंड होता है किसी चीज़ के लिए, उसको क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, फिर सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद मुक्ति और मुक्तीज कौन होते थे, जैसे कि लैंड जो होती है इक्ता, इक्ता जो है वो है लैंड, और लैंड का जो होल्डर है वो है इक्तादार या मुक्ति, ये आपको याद रखना है। इक्ता वॉज अ लैंड एंड हु वॉज द होल्डर ऑफ दिस लैंड दैट इज़ कॉल्ड द इक्तादार और मुक्ति। ठीक है, ये लोग जो है मिलिट्री में लॉ मेंटेन करने का काम भी करते थे, जो मुक्ति हुआ करते थे, और इक्ताज जो है इन्हीं के साथ में इनको माना जाता था। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों के बीच में कंपैरिजन लास्ट में मैंने बताया था आपको, वो आप एक बार देख लेना। टैक्सेस बताए गए हैं, एक है खराज जो लगाए जाते थे, खराज था, एक कैटल्स पर लगाया जाता था और एक घरों पर लगाया जाता था। खराज जो है वो एक ऐसा टैक्स था जो कि खेती पर लगाया जाता था। ठीक है, और 50% जो है पेजेंट्स को अपना देना होता था जो वो प्रोड्यूस करते थे। मंगोल्स में चंगेज़ खां जो है इसने ट्रांसऑक्सियाना जो नॉर्थ ईस्ट ईरान है वहाँ अटैक किया, उसके बाद दिल्ली पर भी उसने अटैक करने की कोशिश की। मंगोल्स का जो अटैक था वो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, दोनों को फेस करना पड़ा। ये आप पढ़ लेना बच्चों एक बार, ये पूरी टेबल जो है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद तुगलक जो है वो फेल हो गया था बाद में, और उसकी बहुत सारी स्कीम्स जो थी जो उसने जनता के वेलफेयर के लिए बनाई थी वो भी फेल हो गई। उसने अपनी कैपिटल को भी चेंज करके दौलताबाद कर दिया था। ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन सब चीज़ों का। उसके बाद में लोधी डायनास्टी, सैयद डायनास्टीज़, ये सब आए बाद में, और बस इतना ही है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना चैप्टर को, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपके